यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडुटेरिया का यहाँ पर टेस्ट नंबर रहेगा, टेस्ट नंबर यहाँ पर 5वां है। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 यहाँ पर देखेंगे। और ये से 5 नंबर जो टेस्ट है ये आपका ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। ठीक है, ज्योग्राफी का टेस्ट है यहाँ से। और यहाँ पे अभी 1 से 2 दिन पहले यहाँ पर हुआ है पेपर, ये कल ही पेपर हुआ है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको कवर करेंगे। संडे को हुआ है ना, कल नहीं संडे को है। ठीक है, तो संडे को जो पेपर हुआ है हम लोग यहाँ पे इसको कवर कर रहे हैं। और इसमें यहाँ पर जो 5 नंबर पेपर है ये पूरा सेक्शनल पेपर होगा ज्योग्राफी का। इसमें ज्योग्राफी के सब क्वेश्चन है। 4 नंबर पेपर तक हम लोग कर चुके हैं। और कल हम लोगों ने देखा था पेपर यहाँ पर जो परफेक्शन का था, परफेक्शन का भी टेस्ट नंबर 5 देखा था हम लोगों ने। वहाँ से जो 5 नंबर था उसमें यहाँ पर हम लोगों ने किया था फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 से आते हैं। और भी हम लोग यहाँ पर कई पेपर कर चुके हैं, जैसे आस्था का भी किया हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ से केजीएस के करीब यहाँ पर 4 पेपर पूरे हो चुके हैं, 5वां भी हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ था। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर देखेंगे। आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 है यहाँ से। क्वेश्चन 1 है, कर्क रेखा भारत में किन पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। देखो जो कर्क रेखा है ये त्रिपुरा है ना, और यहाँ से क्या होगा त्रिपुरा और मिजोरम से यहाँ पर होके गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पर कर्क रेखा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। जो 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ यहाँ पर ये क्या होती है, ये पड़ोसी देशों के साथ यहाँ पर गुजरती है। ये भारत को 2 बार बराबर भागों में, लगभग बराबर भागों में यहाँ पर क्या करती है, ये विभाजित करती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले का बी करेक्ट आंसर है। दूसरा, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। भारत की जो सर्वोच्च चोटी है ये हो जाएगी सी K2 है, क्योंकि भारत की सबसे जो ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी श्रेणी में सियाचिन 76 किलोमीटर और बाल्टेरो ये 58 किलोमीटर और बियाफो 59 किलोमीटर और हिस्पर 61 किलोमीटर जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी भी यहीं पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये विस्तार है प्रदीपी पठार का। किसका विस्तार होंगे, ये प्रदीपी पठार का विस्तार, क्योंकि गारो खासी और जयंती पहाड़ियों का मेघालय राज्य के पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है और भूगर्भीय रूप से ये पहाड़ियाँ प्रदीपी पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। और ये प्राचीन चट्टानों से बनी है और हिमालय का हिस्सा नहीं होगी। क्वेश्चन 4 है, नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा होगा। ये हो जाएगा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा क्या होगा, ये नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित होगा। ठीक है, और ये केरल और नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित है। थारघाट कहाँ होगा, थारघाट आपका ये महाराष्ट्र में स्थित मुंबई नासिक को जोड़ता है। भोरघाट आपका महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई पुणे को जोड़ेगा। और सेनकोट्टा दर्रा ये सबसे दक्षिणी दर्रा है जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। पालघाट केरल नीलगिरी, भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित मुंबई पुणे को जोड़ेगा। थारघाट आपका महाराष्ट्र में स्थित मुंबई और नासिक को जोड़ेगा। तो ये सब लिख सकते हो पॉइंट। आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पहला 5वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये बैरन द्वीप अंडमान का एक सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि यहाँ पर नारकोडम एक सुप्त ज्वालामुखी होगा। ठीक है, पहली बात सही है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि पंबन द्वीप रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है और राम सेतु का हिस्सा भी होगा। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 5वीं का डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन 6 है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला है कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जो कोंकण तट है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो जो कोंकण तट है इसका विस्तार होगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर दमन से गोवा तक है। इसका विस्तार कहाँ से है, दमन से गोवा तक है। पश्चिमी तटीय मैदान के भाग हैं कोंकण तट, दमन से गोवा तक। और जो कन्नड़ तट है ना, ये क्या हो जाएगा, ये गोवा से मंगलुरु तक होगा। राइट, और यहाँ से जो आपका मालाबार तट होता है ये मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। यहाँ के लगून झीलों को कयाल कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहा खार्ग द्वीप है, ये किस जल निकाय में स्थित है। किस जल निकाय में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये स्थित है 7वें का करेक्ट आंसर फारसी खाड़ी। ये यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, खार्ग द्वीप फारसी खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित एक राजनीतिक ईरानी द्वीप है। इसे ईरान की आर्थिक जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि ईरान के कुल कच्चे तेल का निर्यात लगभग 90% यहीं से होता है। यहाँ से करेक्ट है 7वें का। ठीक है,
8वां क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर है, अल के संबंध में विचार करना है। यह प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना होती है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसके कारण पेरू के तट पर समान से अधिक वर्षा भी होती है, सही बात है। तीसरा, अल के दौरान व्यापारिक पवनें और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं, ये बात गलत है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो अल के प्रशांत महासागर में असमान रूप से समुद्री गर्म सतह पर तापमान की स्थिति होती है। इसके कारण व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, मानसून कमजोर पड़ता है और सूखे जैसी स्थिति पैदा होती है, ना कि अधिक शक्तिशाली होता है। 1, 2 करेक्ट है। आंसर 8वें का क्या होगा, 1 और 2 यहाँ से 8वें का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में लौटती मानसून की पवनें किस जल स्रोत की जला से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के जाड़े के दिन वर्षा करेंगी। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर बंगाल की खाड़ी बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, क्योंकि पीछे हटता मानसून सितंबर से शुरू होता है और यहाँ हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है और उत्तर पूर्व मानसून के रूप में सर्दियों तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। 9वें का क्या होगा, बी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में से कौन से हैं। आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर। देखो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होंगे भारत की जलवायु की अक्षांशीय विस्तार, हिमालय की स्थिति, मानसून पवनें और समुद्र से दूरी जैसे कारक को इसको प्रभावित करेगी। ठीक है, क्या होगा, समुद्र से दूरी भी इसका होगा। ठीक है, और मानसून पवनें, ठीक है, मानसूनी पवनें या हवाएं। ठीक है, और क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार भी होगा, ये भी होगा। तो यह तीनों इसके आंसर क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। डी यहाँ से क्या होगा 10वें का सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से भारतीय ऋतुओं का सही क्रम वर्ष के अनुसार लगाना है, कौन सा होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर सर्दी, गर्मी, वर्षा और लौटता हुआ मानसून। बी क्या होगा यहाँ से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है इसका। और जो भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने मौसम के 4 भागों में बांटा था, शीत ऋतु सर्दी से दिसंबर से फरवरी के बीच, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, और वर्षा ऋतु जून से सितंबर, और शरद ऋतु लौटता हुआ मानसून ये अक्टूबर से नवंबर के बीच। बी यहाँ से 11वें का करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का गोदावरी इसका आंसर होगा। कौन नहीं निकलती, गोदावरी। ठीक है, 12वें का डी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से जिले से त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और अमरकंटक में नर्मदा जो पश्चिम में है, और सोन जो उत्तर में है, और महानदी जो दक्षिण में नदियां निकलती हैं। डी आंसर होगा। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में से कौन सी है। आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर ए मानस, यहाँ से आंसर होगा। मानस ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है, और अन्य सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता ये सब होती हैं। 13 का ए। 14 नंबर है, इसमें बोले निम्नलिखित में से एक क्या कौन सा यहाँ पर एक है जो नहीं सम्मिलित है। कौन सा यहाँ पर नहीं सम्मिलित कर रहा है, कुंचिकल मंडवी नदी पर। ये गलत है, कुंचिकल मंडवी नदी पर नहीं है। ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित, ना कि मंडवी नदी पर। मंडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात स्थित होगा। चिल्का झील किस प्रकार की झील है, ये बताना है आपको। चिल्का झील है, ये किस प्रकार की झील होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है ये 15 का ये लेगून। ठीक है, क्या है लेगून, क्योंकि यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में समुद्र से पृथक उतरे खारे पानी, जो खारे पानी होता है उसके क्षेत्र को लेगून कहते हैं। और चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून है, और सांभर लेक राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झीलों की। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 16 है, 16 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। सूची 1 सूची 2 भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ठीक है, भाखड़ा नागल जो परियोजना होगी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 में सतलज नदी है ना, सतलज नदी भाखड़ा परियोजना कहाँ पर है। सतलज नदी तो आपका हो जाएगा 16 का 2, हाँ ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद व्यास नदी परियोजना, ये व्यास नदी पर दूसरे का 16 में क्वेश्चन डाउट हो गया क्या, भाखड़ा परियोजना हो जाएगी। और उसके बाद
अच्छा, उसके बाद आपकी दामोदर है ना, दामोदर जहाँ घाटी हो जाएगी ये आपकी दामोदर नदी पर है ना, दामोदर नदी, दामोदर वाली आपकी कहाँ हो जाएगी, दूसरा बांकड़ा नागल सतलुज नदी पर है, बांकड़ा, ठीक है, सतलुज नदी किस में हो जाएगी, देखो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आंसर आएगा आपका हीराकुंड, हीराकुंड महानदी पर, ठीक है, हीराकुंड कहाँ है आपका, महानदी पर, तो उड़ीसा हो जाएगा। इसके हिसाब से जो आंसर आएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका C4, सी का 4, ठीक है, इसका हो जाएगा 2143 है ना, 21, इसका 4, इसका 3, ये ठीक है। तो इस टाइप से आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 का सी यहाँ से मैच कर रहा है, राइट। एक बार बांकड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर, व्यास परियोजना व्यास नदी पर, ठीक है, और दामोदर घाटी परियोजना जो है ये कहाँ पर होगी, ये दामोदर नदी पर, और हीराकुंड बांध कहाँ होगा, महानदी पर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर जो कौन सा स्टेट है, स्टेट भी आपके यहाँ मैच करती है। क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में चर्चा में रामसर स्थलों की सूची जो है उसमें शामिल पटना पश्चिम बंगाल किस राज्य में है, आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पश्चिम बंगाल को भारत का 98वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्न में से मृदा के गठन, 18 नंबर है कि बोला है निम्न में से मृदा के गठन जो मृदा कण है उसके सही क्रम के बड़े से छोटे के आकार में कौन सा होगा, बड़े छोटे का आकार में होगा पहले बजरी, फिर रेत, फिर गाद और फिर आपके मिट्टी के लिए लास्ट में, बी यहाँ से क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। कण के आकारों का अनुसार क्रमशः बजरी जो 2 mm करीब है यहाँ पर है ना, और रेत 0.5 से 2 mm के बीच में, गाद 0.002 से 0.5 mm के बीच में, और मिट्टी 0.002 mm के आगे तक। तो आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 नंबर है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर बेसाल्ट चट्टान, सही आंसर है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है और इसे रीगुर या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, और इनका काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। 19 का सी सही आंसर है। 20 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, मृदा उपस्थित विघटित कार्बनिक जो पदार्थ है इसको ह्यूमस कहते हैं। पहला 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है कि ह्यूमस मिट्टी में मौजूद सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ है और ये मध्य अक्षांशों शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिकतम होता है क्योंकि यहाँ मध्यम तापमान सूक्ष्म जीव गतिविधि के लिए अनुकूल होता है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं इसकी 20 की आंसर सी। 21 है, भारत में मिट्टी की विस्तार सर्वाधिक रूप से किस क्षेत्र पर होता है, आंसर हो जाएगा 21 का जलोढ़ मिट्टी सही आंसर होगा। भारत में सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 40 से 45 के एरिया में कवर करती है ये, और पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई को खादर के रूप में जानते हैं। 21 का बी। 22 निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी 16 वन के लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा 22वें का करेक्ट आंसर नीलगिरी, ठीक है। 16 वन दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट नीलगिरी अन्नमलई पहाड़ियों में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले सदाबहार वन होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 बोला निम्न में से कौन से वृक्ष मैंग्रोव वन में नहीं पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर टूना सिलियाटा। टूना सिलियाटा भारतीय जो है ये भारतीय महोगनी 16 वनों में पाया जाता है और सुंदरानी और नारियल मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। 23वें का डी करेक्ट है। 24 हिमालय में ऊंचाई बढ़ने पर वनस्पति में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होगा, आंसर हो जाएगा तापमान में कमी होगी। आगे 25 क्योंकि यहाँ पर हिमालय में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी के कारण वनस्पति उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा प्रकार में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। 25 पे 25 नंबर निम्नलिखित पर सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2 कंपनी और इसके सहायक देश कौन कौन से हैं। बाल्को सोवियत संघ, ठीक है। नाल्को आपको हो जाएगा फ्रांस, हिंडाल्को आपको हो जाएगा यूएसए, और इंडाल्को आपको हो जाएगा कनाडा। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा 2143 सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 26 है 26 नंबर, देखते हैं इसको। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, आंसर क्या होगा
26 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से अभ्रक बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा 26 का बी यहाँ से करेक्ट है। भारत विश्व में अभ्रक जो सीड मई का है इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और आंध्र प्रदेश भारत के कुल उत्पादन का 72% से अधिक हिस्सा रखता है। क्वेश्चन 27 है 27 नंबर। इसमें बोले 27 भारत में सर्वप्रथम गहन ऊर्जा संकट 1973 में उत्पन्न हुआ था। पहला 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से कच्चे तेल के शोधन और प्राकृतिक गैस संस्करण के दौरान उप उत्पाद के रूप में बनती है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम में माकुम क्षेत्र 1867 में खोदा गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, और एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ये भी पॉइंट लिख सकते हो, डी करेक्ट है। 28 नंबर है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा, ये स्थापित किया गया था कुल्टी। कहाँ पर, कुल्टी। देश का पहला लौह इस्पात संयंत्र 1874 में कुल्टी कुल्टी, ठीक है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, और आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। 28 का बी सही आंसर है। 29 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। कागज का पहला सफल कारखाना 1885 में लखनऊ में लगाया गया था। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत हो जाएगा। भारत का पहला सूती कपड़ा का सफल आधुनिक मिल 1854 में कवासजी टावर मुंबई में खोला गया था। ये बात क्या हो जाएगी इसकी, सही है। 29 की सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला जूट उत्पादन 1855 में रिसरा कोलकाता में। ठीक है, तो ये सब बात याद रखनी है। 30 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी परिसर किस स्थान पर स्थित है। 30 का करेक्ट आंसर सी जामनगर, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन आगे यहाँ पर 31 नंबर। निम्न में से कौन सी घाटी गोंडवाना कोयला क्षेत्र के संबंधित नहीं है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र से संबंधित नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सही आंसर यहाँ से ये गंगा घाटी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत में गोंडवाना कोयला मुख्य रूप से पर्मियन काल 2250 से 300 मिलियन वर्ष पहले का है और ये दामोदर जो महानदी और गोदावरी की नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। गोंडवाना कोयला भारत के कुल कोयला भंडार का करीब 98% है और ये मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का होता है। गंगा घाटी इस सूची में शामिल नहीं है और यहाँ मुख्य रूप से गोंडवाना कोयला पाया जाता है। आंसर डी। 32 मैच करते हैं। कृष्ण क्रांति आपकी हो जाएगी यहाँ से क्या, जो मिलान है इसका, कृष्ण क्रांति का सही मिलान, खाद्यान्न उत्पादन आपका हो जाएगा यहाँ से 3142। मत्स्य उत्पादन चलो देख लेते हैं। मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति, भूरी क्रांति, लाल क्रांति, उर्वरक, टमाटर, अंडा उत्पादन क्या होगा। अंडा उत्पादन से आपकी हो जाएगी यहाँ से पहले तो भूरी क्रांति, बायोडीजल उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण क्रांति, काली क्रांति, उर्वरक। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति होती है, भूरी क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादक हो गई, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादक। बायोडीजल उत्पादक हो जाएगी आपकी हरित क्रांति, देनी रखी है। 32 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये मैच करेंगे तो आएगा ये। ठीक है, और 1 4 और 2 ये इस टाइप से आंसर मैच होगा, तो 32 का आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। पहला 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर खरीफ की फसलें इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, जैसे कि धान, गन्ना, कपास। सेकेंड बात है, गन्ना, कपास, मूंगफली रबी की फसल है। गलत बात है, अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, क्या हो जाएगा, रबी की फसल नहीं है। रबी की फसलों में इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। ठीक है, जैसे गेहूं और सरसों। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, ये कहाँ से आंसर होगा। 34 है, 34 नंबर, एकीकृत कृषि प्रणाली IFS में क्या शामिल नहीं है। इसमें क्या शामिल नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोकल्चर, एकल कृषि शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि एकीकृत कृषि प्रणाली IFS एक टिकाऊ पद्धति है जहां खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और बागवानी की खेती की जाती है। इसमें एक घटक कचरा दूसरे के लिए खाद या कचरे का काम करता है और IFS मोनोकल्चर केवल एक ही फसल में उगाना शामिल नहीं होता है।
तो बी क्या होगा 34 का सही आंसर होगा। 35 है निम्नलिखित पर क्या करना है विचार करना है। पहली बात है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना है। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है भारत में हरित क्रांति के भीष्म पितामह MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा है हरित क्रांति केवल विकसित देशों से शुरू हुई थी। ये बात गलत है। ये बात क्या हो जाएगी? ये बात गलत है क्योंकि जो हरित क्रांति है ये विकसित जो यहाँ पर गेहूं की जो 1950 के दशक में मैक्सिको में विकसित हुई थी और एक चमत्कारी चावल के दशक को लेकर फिलीपींस में विकसित किया गया था और ये बोला कि विकसित देशों में शुरू की तो ये बात गलत हो जाएगी। पहली बात ये, तीसरी बात गलत है। ठीक है। चौथा चावल आयार किस्म का भारत में विकसित की गई प्रजाति है। ये बात गलत है क्योंकि ये चमत्कारी चावल आयार 1960 के दशक में फिलीपींस की है। दोनों बातें गलत है। पहला दूसरा सिर्फ करेक्ट है। इसका आंसर 35 का ए। 36 है कथन ए तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में की जाती है। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु में तालाब की सिंचाई सबसे अधिक प्रचलित है क्योंकि वहाँ पथरीला और विषम धरातल नहरें कुएं खोदना कठिन बन जाता है, इसलिए पहला सही है। वहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है जिससे तालाब स्वतः ही भर जाते हैं। ये बात गलत है क्योंकि वहाँ तालाबों की लोकप्रियता के कारण अत्यधिक वर्षा नहीं बल्कि यहाँ पर मौसमी और अनिश्चित होना जिसके लिए यहाँ पर जल संचयन का आवश्यक होता है। ठीक है। कभी मतलब किसी भी मौसम में बारिश हो गई ना तो क्या तालाब उसको पानी को संचयन करने के लिए तालाब बना देते हैं लोग तो भर जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। 36 का आंसर ए सी यहाँ से करेक्ट होगा। 37 नंबर है 8000 हेक्टेयर भूमि वाले किसान को किस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 37 का मध्यम सिंचाई परियोजना बी यहाँ से आंसर होगा। मध्यम सिंचाई परियोजना जो होती है ये 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में पर मानी जाती है। ठीक है। और वृहद सिंचाई परियोजना में वृहद वाले में 10,000 से अधिक हेक्टेयर की कृषि भूमि और लघु सिंचाई वाले में 2000 हेक्टेयर से कम। ठीक है। तो पॉइंट नोट कर लो। 38 है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं। पहला 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात 38 का यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है 38 में। ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 38 का सी यहाँ से सही आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा मकर रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं और ये विशेष रूप से गर्मियों के दौरान गर्म महासागर ऊपर इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन के साथ बनते हैं और इन चक्रवातों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत संघनन की गुप्त ऊष्मा होता है। ठीक है। सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है 39 भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जिस जगह पर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती है उसे अभिकेंद्र अधिकेंद्र कहते हैं। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये क्या होगा? ये बात भूकंप की तरंगों तीव्रता मापने वाले यंत्र को सीसोग्राफ कहते हैं। जैसे उत्पन्न होती है उसे फोकस कहते हैं। ये बात गलत हो जाएगा है ना, अभिकेंद्र नहीं करते हैं इसे, राइट, ये गलत होगा। सेकेंड बात है अधिकेंद्र किसे कहते हैं? देखो फोकस का ठीक ऊपर धरातल वाले बिंदु को एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं, तो ये बात गलत है। वह स्थान जहाँ सबसे पहले भूकंपीय केंद्र का अनुभव होता किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, तो ये बात गलत है। सब भूकंप आने के सबसे पहले जो वायुमंडल में रेडॉन गैस की सांद्रता बढ़ जाती है ना, और ये भूकंप का संकेत देते हैं। ठीक है। और पृथ्वी के भीतर तरंगें उत्पन्न होती है उसे फोकस कहते हैं, तो ये भी गलत है। दोनों बातें गलत हैं। तीसरा बोल रहा है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ये बात इसी करेक्ट है, सिर्फ तीसरा करेक्ट है, बी से आंसर होगा। 40 नंबर है मृदा परिच्छेदिका के संबंध में ओ संस्तर हेरोजन किसे कहते हैं? ये किसे दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 40 का ये जैविक संस्तर को दर्शाता है। ठीक है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। जैविक संस्तर या ऑर्गेनिक संस्तर लिख सकते हो, है ना, कार्बनिक संस्तर, क्योंकि मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल में ओ संस्तर सबसे ऊपरी परत होती है जो सड़ने वाली पत्तियों को मृत पौधे जैसे कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। सी करेक्ट है। शिशुलिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर। ये जो गणनाएं करते हैं 0 से 6 वर्ष, ठीक है, और 0 से 6 इंटू 100, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बाल लिंगानुपात जो CSR है, ये 0 से 6 आयु के जो समूह प्रति है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को दर्शाएगा। 41 का सी सही आंसर है। 42 42 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है कि जैवमंडलाक्षी क्षेत्र का कौन सा हिस्सा कानूनी रूप से संरक्षित होता है और जहां मानवीय गतिविधियों को पूर्ण प्रतिबंध होता है। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर कोर जोन, इसका सही आंसर होगा डी। बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन सबसे आंतरिक और कानूनी रूप से पूर्ण संरक्षित क्षेत्र है
यहाँ खेती, बस्तियाँ और चराई जैसी मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबिंबित होती हैं। 42 का डी करेक्ट है। 43 है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य का क्रम कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर यहाँ से बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य घटते क्रम में बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। ये करेक्ट है। 44 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। जनजाति मूल इसके राज्य कौन कौन से हैं? मुंडा, ठीक है, मुंडा जो हो जाएगा आपका यहाँ से मुंडा संथाल आपका झारखंड में आ जाएंगे। ठीक है, ये और जो भील हैं, है ना, भील हैं और जो कोली हैं ये आपके आ जाएंगे कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात इसमें ऑप्शन में है नहीं। चलो आगे देखते हैं। मुंडा झारखंड हो जाएगा। हाँ ठीक है। और थारू जो आपके हैं ये आपके हो जाएंगे संथाल, मुंडा, थारू आपका हो जाएगा एक 2 हो गया। बी का 1 भील आपका राजस्थान हो जाएगा। थारू जो आपके हो जाएंगे ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और जो गद्दी हो जाएंगे ये आपके हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर 44 का इस टाइप से क्या करेक्ट होगा? बी। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जो राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर NH44 सही आंसर है। ठीक है, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है बंदरगाह और यहाँ पर इसके स्थान। कांडला आपका हो जाएगा यहाँ से क्या? कांडला गुजरात। ठीक है, तूतीकोरिन आपका हो जाएगा यहाँ से तूतीकोरिन आपका 1 तमिलनाडु। ठीक है, और पारादीप उड़ीसा, नवासेवा महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर 2143 यहाँ से सी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 47 नंबर। 47 है, सूर्य की एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर यहाँ से नेपच्यून, वरुण इसका आंसर होगा सी। ठीक है, परिक्रमण अवधि इसकी ऑर्बिट जो पीरियड होता है इसके अनुसार ग्रहों के आरोही क्रम में कम से ज़्यादा, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून की अवधि सबसे लंबी होती है। ठीक है, सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम हो जाएगी यहाँ से बुध की। क्वेश्चन 48 है, एफ साइड रेखा क्या है? एफ साइड रेखा क्या है? देखो, एफ साइड रेखा जो है ये उपसौर और अपसौर को जोड़ने वाली रेखा होती है। उपसौर और अपसौर को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे एफ साइड रेखा कहा जाता है। 48 का सी करेक्ट है। 49 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर है, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA 2025 के बारे में विचार करना है। GFRA का आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किया जाता है। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, GFRA 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र मामले में विश्व के 6ठे स्थान पर है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 9वें स्थान पर है, 6ठे स्थान पर नहीं होगा। वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 49 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 50 है, 50 नंबर। भारत के निम्न में से किस प्रदेश की सीमा को 3 देशों से नहीं मिलती हैं? आंसर हो जाएगा 50 का बी, असम। असम में 2 देशों लगते हैं, भूटान और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सिक्किम में पश्चिम बंगाल और 3 देशों की सीमाएं कुछ होता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 50 का। 51 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 है, नवंबर 2025 में ब्राजील द्वारा अमेजन क्षेत्र के बेलिम में आयोजित COP30 के संबंध में टिपिंग पॉइंट की अवधारणा अमेजन वर्षावनों के लिए क्या दर्शाती है? आंसर हो जाएगा, ये दर्शाती है वे महत्वपूर्ण सीमा जिसके आगे वर्षावन अपनी जल प्रणाली को खो देंगे। बी यहाँ से आंसर होगा। वे नाजुक सीमा जिसके बाद वर्षावन अपनी आंतरिक जल प्रणाली को खो देते हैं और धीरे धीरे शुष्क सवाना में बदलते रहते हैं। बी आंसर 51 का करेक्ट है। 52 52 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादक हरे पौधा जो शैवाल होता है हमेशा पारिस्थितिक पिरामिड के आधार होते हैं, और पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? आंसर 52 का हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। सी यहाँ से आंसर होगा। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन द्वारा 1927 में विकसित की गई थी, इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। 53 में मैच करना है, करते हैं यहाँ से। स्थल और यहाँ पर जिला दे रखा है। ठीक है, गूगाबिल झील 53। गूगाबिल झील कटिहार बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व
ठीक है। नोगी नागी नकटी पक्षी बहन, नागी नकटी पक्षी बहन जमुई प्रथम राजस्तरीय उत्सव है ना आयोजित होता है, तो ये हो जाएगा। बरेला ताल, बरेला ताल जो है वैशाली, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी बहन भी है। गोकुल जलाशय बक्सर जो रामसर साइट में शामिल हुआ 2025 में। करेक्ट आंसर यहाँ से 53 का बी करेक्ट है। 54 है कथन एक कथन दो, देखते हैं। कथन एक कारण, पृथ्वी एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी वस्तु का वजन घटता है। पहला 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किसी वस्तु का वजन घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पहली बात गलत हो गई। सेकेंड है पृथ्वी पर एक परिशुद्ध गोला नहीं है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई होती है, जिससे ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक हो जाता है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर 54 का डी करेक्ट है। 55 है यदि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम दिशा में उड़ जाता है तो उसे क्या परिवर्तन होगा। आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम की ओर पार करने के समय एक दिन जोड़ा जाएगा, ऐड हो जाता है, जबकि पूर्व दिशा को जाने पर एक दिन घटाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हो। 55 का बी करेक्ट है। 56 है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ ना होता तो क्या होता। 56 का आंसर हो जाएगा अगर ऋतुओं में नहीं होता है तो ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यदि पृथ्वी धुरी हुई झुकी हुई नहीं होती है तो सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर एक ही कोण पर पड़ती रहती है, जिससे क्या होता है उष्मा का वितरण समान रहता है और ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। बी आंसर होगा। 57 निम्नलिखित में किन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर गुजरेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का एक तो भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका ब्राजील कोलंबिया इक्वाडोर, अफ्रीका में गैबोन कांगो केन्या है ना, और एशिया में मालदीव इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। आंसर 1 2 3 4 करेक्ट होगा। चारों बात डी करेक्ट है। जो मैंने पॉइंट बताया आप लिख सकते हो अलग अलग करके, जैसे दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, ठीक है, अफ्रीका में कौन सा है और एशिया में कौन सा है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश दोनों के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, ये भारत और बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच की सीमा पर भी लागू होती है। डी यहाँ से आंसर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 59 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखो ये यहाँ पे जो गलत है तीनों में, ये हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी से अपने अधिकतम दूरी पर होता है तब क्या होता है, तो इसी स्थिति में सुपरमून कहते हैं। ये बात गलत है 59 में, क्योंकि सुपरमून तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी सबसे निकट बिंदु पर होता है और इसमें चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। सी करेक्ट आंसर होगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 है 60 कथन ए है ना, और यहां से कारण आर। क्षुद्र ग्रह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। 60 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सोचो। 60 का पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यहां से, ये करेक्ट है, पहली बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्षुद्र ग्रह मंगल और जो बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य परिक्रमा करता है, सही बात है, और पाया जाता है बीच में, और ये सभी क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। एकदम सही बात है, अभी मैंने बताया आपको, और दोनों बातें सही है, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा है, दोनों बातें सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्षुद्र ग्रह ये बात कर रहा है इनके बीच पाए जाने की, ये बात कर रहे हैं इनकी परिक्रमा करने की, ठीक है, तो बातें सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर 60 का हो जाएगा बी, यहाँ से क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है 61 यहाँ से इसमें बोला है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, करेक्ट आंसर, पृथ्वी का आयामों को मापने से। बी यहाँ से सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जियोडेमी वह विज्ञान होता है जो मुख्य रूप से पृथ्वी का आकार, अंतरिक्ष में इसके ओरिएंटेशन और इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापने को लेकर समझता है, ठीक है। 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। 62 बोला है 61 हो गया ना, बी करेक्ट है, ठीक है। 62 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक काल मानव सभ्यता के विकास से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 62 का डी, होलोसीन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि होलोसीन युग लगभग 10,000 से 11,700 वर्ष पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। इसी काल में दौरान
मनुष्यों ने कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों का विकास किया था और इसे अक्सर मानव युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान पृथ्वी के पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 62 का डी करेक्ट है। 63 63 नंबर 63 है, पृथ्वी के ऊपरी परत जो है क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः किन तत्वों पर हुआ है? आंसर 63 का हो जाएगा, ये सिलिका और एल्यूमिनियम इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई और इसलिए इसे सियोल भी कहा जाता है, सियोल परत भी कहा जाता है। ठीक है, और क्रस्ट की औसत जो मोटाई है लगभग 30 मिलीमीटर मानी जाती है, लेकिन हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी 70 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूकंपी तरंगों से संबंधित नहीं है? भूकंपी तरंगों से संबंधित नहीं है, आंसर हो जाएगा 64 का डी। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा? 64 का डी, क्योंकि यहाँ पर पी तरंगे जो होती हैं, है ना, जो पी तरंगे होंगी ये प्राथमिक तरंगे सबसे तेज चलती है 8 किलोमीटर पर सेकंड में, और ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। और जो एस तरंगे होती हैं ये द्वितीयक और ये केवल ठोस के माध्यम से चलती हैं, तरल में लुप्त हो जाती हैं। और जो एल तरंगे होती हैं ये क्या करती हैं, ये इनकी खोज एच डी लव ने की थी और ये केवल धरातल में चलती हैं, सीधी होती हैं और धीमे होती हैं, और लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो पीएसएल के बारे में, यहाँ से कोई नहीं, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, महुआ सभ्यता अलग करता है किसको? जो महुआ सभ्यता है ये क्या है, किसको अलग करता है? ये अलग करता है क्रस्ट और मेंटल को। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट है ना, ए करेक्ट होगा 65 का, क्योंकि पृथ्वी की विभिन्न परतों के बीच सीमाओं के नाम अलग अलग है। जैसे कोनराड ये ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच होता है। ठीक है, मोहू ये क्रस्ट और मेंटल के बीच, रेपेटी ये होता है ऊपरी निचले मेंटल में बीच, और गुटेनबर्ग जो होता है ये निचले मेंटल और बाहरी कोर के बीच, और लेमैन बाहरी और आंतरिक कोर के बीच। तो ये सब पॉइंट लिख सकते हो। 66 से सोचिए 1, सोचिए 2 को मैच करते हैं, असाधी चट्टान और कैंत्री चट्टान। ठीक है, अगला है, इसमें बोला है बलुआ पत्थर, ब्लू पत्थर आपको हो जाएगा ये क्वार्टरसाइट, चूना पत्थर आपका हो जाएगा संगमरमर, सेल आपका हो जाएगा स्लेट, और संपीड हो जाएगा आपका संपीड सिस्ट। करेक्ट आंसर 66 का बी, 66 का बी है। ठीक है, 67 निम्नलिखित पर विचार करना है, निचली मेंटल और ऊपर कोर में निर्मित स्थल मंडल के वृहद खंड को प्लेट कहते हैं। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्थल मंडल के बड़े खंडों को प्लेट कहा जाता है जो एथनोस्फीयर के ऊपर तैरते रहते हैं। बात गलत हो जाएगी। प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित होती है। सेकेंड बात सही, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है और ये एकमात्र ऐसी प्लेट होती है जो पूरी तरह से समुद्री क्रस्ट से बनी होती है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी सही होगा। 68 है, कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है कौन सा? करेक्ट आंसर कोह सुल्तान, दमावंद। ठीक है, और आपका पोपा, फ्यूजियामा इसमें नहीं होगा। ठीक है, 68 का बी करेक्ट हो गया, 1 to 4। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी इस्लाकृति हिमनद द्वारा निर्मित नहीं होती है? आंसर हो जाएगा युवाला, युवाला हिमनद द्वारा निर्मित नहीं होगी। टी 69 का सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो युवाला है ये हिमनद ग्लेशियर द्वारा निर्मित आकृतियाँ सर्क, टार्न झील, एरिड, हार्न, टूनाइक ये सब यहाँ पे इसमें क्या होती हैं और भूजल के द्वारा निर्मित आकृतियाँ सिंकहोल, डोलिना, युवाला है ना, ये सब यहाँ पर भूजल द्वारा निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो अलग अलग। आंसर क्या होगा? 69 का क्या हो जाएगा? 69 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट है ना। आगे आते हैं, सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है, विश्वती निम्न वायुदाब की पेटी को किस नाम से जानते हैं? 70 का आंसर हो जाएगा, ये जानते हैं डोल ड्रम के नाम से। किसके नाम से? डोल ड्रम इसका आंसर होगा। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 5 डिग्री अक्षांश के बीच फैला है और यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्नताप का क्षेत्र बनाती है और यहाँ क्षैतिज हवाएं नहीं चलती और वायुमंडल शांत रहता है, इसलिए यहाँ पर डोल ड्रम या शांत क्षेत्र कहा जाता है। सी नाम और इसका स्थान, ठीक है, देखते हैं, विस्मेल करते हैं। विली वाव, विली वाव क्या होगा 71 में? ये हो जाएगा अलास्का। विली विली, विली विली आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सीस्तान,
सी स्टार में पहुँचेगा यहाँ से, ये पहला पूर्वी ईरान और नेवाडास ये हो जाएगा इक्वाडोर। करेक्ट आंसर 71 का ए करेक्ट है। 72 72 वायु राशि एयर मास की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसकी मुख्य विशेषता है 72 का तापमान, आर्द्रता और घनत्व में एकरूपता। 72 का बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक वायु राशि एयर मास जो होता है वह मंडल का एक विशाल खंड होती है जिसमें तापमान, आर्द्रता और घनत्व हजारों किलोमीटर की क्षैतिज रूप से समान रहते हैं। 72 का बी करेक्ट है। 73 जेट धाराओं वायुधाराओं के में वायु प्रवाह की समान दिशा क्या होती है? आंसर 73 का हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सही आंसर होगा। जेट स्ट्रीम काफ़ी गति कम हवाएं वाली होती हैं जो क्षोभ मंडल के पास पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इनकी गति आमतौर पर 150 से 200 किलोमीटर घंटा होती है, लेकिन ये केंद्र में करीब 325 किलोमीटर घंटे तक पहुंच सकती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 73 का आपका सी करेक्ट है। 74 है। 74 वाला निम्नलिखित पर विचार करना है। पक्षाप बादल 8000 से 12000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है कपासी बादल का शीर्ष गुंबदनुमा होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है स्त्री बादल हमेशा साफ संकेत देते हैं। ये बात गलत है क्योंकि स्त्री बादल परतदार चादर के होते हैं जो पूरे आसमान को ढक लेते हैं, साफ नहीं रहते हैं। और एक पॉइंट है वर्षा मेघ, लिख लो इसको। वर्षा मेघ काले एवं गहरी भूरे रंग के होते हैं जो बारिश लाते हैं। सिर्फ 1 2 करेक्ट है। 75 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी ग्रीन हाउस गैसें औसत विकिरण को अवशोषित करती है। 75 का पहला करेक्ट है। द्विपरमाणु गैसें ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती है, ये बात सही है। और ओजोन केवल समताप मंडल में ही ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, ये बात गलत है क्योंकि ओजोन क्षोभ मंडल में भी एक ग्रीन हाउस और शक्तिशाली गैस के रूप में काम करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 75 का आपका ये करेक्ट हो जाएगा 1 2। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे आगे बाद में देखेंगे। 75 तक हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया। 76 से और 150 तक क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में इसको कल कवर कर लेंगे। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन कवर करो और जितने यहाँ पर टॉपिक आए हैं वो सब टॉपिक आप जाके यहाँ पर तैयार करो। अगर देखो टॉपिक आपको चाहिए रहेगा कि कौन को, जैसे कि मान लो 66 7 क्वेश्चन इसमें मेंटल को लेकर टॉपिक दे रहा है, महाद्वीपी और क्रस्ट को लेकर के टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर जियोडेसी क्या है, विज्ञान संबंधित है। क्षुद्र ग्रह को लेकर के टॉपिक है, यहाँ पर ये भूवैज्ञानिक कल को लेकर जितने टॉपिक यहाँ पर लिखे। आप अगर ढूंढना चाहते हो ठीक है, अगर नहीं ढूंढना चाहते हो तो आप बताना, तो मैं आपको टेलीग्राम पर पूरा लिस्ट जितने टॉपिक की सब प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अच्छा सा पढ़ लेना डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, एंड करते हैं से इसको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कुछ पूछना होगा तो वहाँ से पूछ सकते हो आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।